हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। पार्टनरशिप फर्म की किस तरह से असेसमेंट होती है। हमने इंडिविजुअल की पढ़ ली, हमने जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म को एक सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक्ट के अंदर पार्टनरशिप एक अलग सेपरेट एंटिटी है, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो पार्टनरशिप जो है वो रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है, ठीक है। चाहे वो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, तब भी उसका जो है असेसमेंट किया जाएगा अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग जितनी भी टोटल इनकम होती है फर्म की, वो एज अ सेपरेट एंटिटी ही डिटरमाइन की जाती है और इनके भी जो वेरियस हेड्स की इनकम्स होती हैं उनको भी कंप्यूट किया जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, फर्म एंड पार्टनर। पार्टनरशिप का क्या मीनिंग है, फर्म का क्या मीनिंग है और पार्टनर का क्या मीनिंग है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। पार्टनरशिप क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all। यानी कि एक रिलेशन होता है, उन पर्सन्स के बीच में एक एग्रीमेंट क्रिएट किया जाता है और जो भी प्रॉफिट होता है उस बिजनेस का उसको शेयर किया जाता है उन सारे पर्सन्स के बीच में जिन पर्सन्स के बीच में क्या हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, और वो एक दूसरे के लिए काम करते हैं या पूरी फर्म के लिए काम कर रहे हैं। और इस पार्टनरशिप के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी इंक्लूड की जाती हैं, जिसको लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट के अंदर डिफाइन किया हुआ है। और ये एक्ट कब लागू हुआ था? 2008 में। पार्टनर्स कौन होते हैं? पार्टनर्स वो पर्सन होते हैं जो कि पार्टनरशिप के अंदर एंटर करते हैं एक दूसरे के साथ विद वन अनदर आर कॉल्ड पार्टनर्स। और इन पार्टनर्स के अंदर कौन कौन इंक्लूड होता है? कोई भी वो पर्सन जो कि माइनर है और वो जो है बेनिफिट ले सकता है पार्टनरशिप के, वो सिर्फ बेनिफिट्स लेने के लिए लायबल होता है। उसके बाद जितनी भी लायबिलिटीज़ वगैरह होती हैं उसके लिए वो लायबल नहीं होता। उसके बाद है एक पर्सन, पार्टनर ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जो भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर है उनको भी हम पार्टनर मानते हैं। और ये किस में डिफाइन किया गया है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर 2008। फर्म क्या है? जिस नाम के अंदर बिजनेस किया जा रहा है पार्टनर्स के द्वारा उसको हम क्या बोलते हैं? फर्म नेम। और जो पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं एक साथ मिलकर कलेक्टिवली, उसको हम क्या बोलते हैं? एक फर्म बोलते हैं। लेकिन उस फर्म के अंदर जितने पार्टनर्स काम कर रहे हैं, किसी नेम के अंदर काम कर रहे हैं, उस नेम को बोलते हैं फर्म नेम। अब कौन कौन पार्टनर्स हो सकते हैं एक फर्म के? तो पहला है माइनर। माइनर जो है वैसे तो एंटर नहीं कर सकता पार्टनरशिप के अंदर एज अ फुल पार्टनर जैसे कि अदर पर्सन्स होते हैं, लेकिन वो एडमिट हो सकता है सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप के बेनिफिट उठाने के लिए। वो किसी भी तरह से लायबल नहीं होता है किसी भी लायबिलिटी के लिए, और लॉसेस भी वो बियर नहीं करता। जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उसमें उसको शेयर मिलता है, लॉसेस में भी उसको शेयर नहीं मिलता। फिर नेक्स्ट है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कभी भी पार्टनर नहीं बन सकती। हाउएवर थ्रू इट्स कर्ता और एनी अदर मेंबर ऑफ द फैमिली इट में एंटर इनटू अ वैलिड पार्टनरशिप विद अ थर्ड पर्सन। यानी पूरी हिंदू फैमिली जो है वो पार्टनर नहीं बन सकती किसी फर्म की, लेकिन हाँ जो करता है या कोई भी मेंबर है फैमिली का, वो अगर वैलिड पार्टनरशिप में एंटर करना चाहते हैं किसी दूसरे पर्सन के साथ तो वो एंटर कर सकते हैं। फिर है कंपनी। एक कंपनी जो है, एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी क्या होती है? वो एक लीगल पर्सन होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो कंपनी है वो पार्टनरशिप बना सकती है, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के साथ या फिर किसी दूसरी अनदर कंपनी के साथ पार्टनरशिप फर्म को क्रिएट कर सकती है। उसके बाद है पार्टनरशिप फर्म। अ पार्टनरशिप फर्म एज सच इज नॉट एंटाइटल्ड टू एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद अनदर फर्म। यानी कोई एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो किसी दूसरी फर्म के साथ एंटर नहीं कर सकती एज अ पार्टनरशिप, या फिर किसी एचयूएफ के साथ भी एंटर नहीं कर सकती और किसी कंपनी के साथ भी एंटर
नहीं कर सकती। लेकिन एक कंपनी जो है एक इंडिविजुअल के साथ एंटर कर सकती है पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए, और एक किसी कंपनी के साथ भी कर सकती है। इसके जो पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म के, वो इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन्स होते हैं, और वो दूसरे लोगों के साथ एंटर कर कर उस बिजनेस को कैरिड ऑन करते हैं। फिर नेक्स्ट है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फर्म। फर्म जो है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, वो रेजिडेंट होती है या नॉन रेजिडेंट होती है। अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट उनके अफेयर्स का कहाँ पर है, होली और पार्टली सिचुएटेड है अगर इंडिया के अंदर, तो वो रेजिडेंट होगी। और नॉन रेजिडेंट कब होगी, जब इनका बिल्कुल ही आउटसाइड इंडिया होगा सारा का सारा मैनेजमेंट और कंट्रोल, तो उसको हम नॉन रेजिडेंट इन इंडिया कहेंगे। इसमें आपने ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को कंसिडर नहीं करना। फिर है हमारे पास टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के 3 टाइप्स हैं। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स के बेसिस पर क्या होते हैं, टैक्सेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बेसिस पर। ये 2 तरह के पार्टनरशिप फर्म्स हैं। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के बेसिस पर एक होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप यानी LLP। ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है, इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वहीं तक का होता है जहां तक इन्होंने, यानी जितनी भी लाइबिलिटी बनेगी ये उतने तक ही लायबल रहेंगे जितना इन्होंने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया था। मान लो कि पार्टनर है, उसने 50% कंट्रीब्यूट किया था, तो जितनी भी लाइबिलिटी होगी उसका 50% ही देगा, वो 100% नहीं देगा, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ये ट्रेडिशनल पार्टनरशिप होती है। इसके अंदर क्या है, इन पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, यानी जितनी भी लाइबिलिटी बनती होगी, 100% भी बनती होगी, तो वो 100% पे करेगा। बेशक उसका कंट्रीब्यूशन 50% का था, लेकिन वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर है, तो वो सारी की सारी लाइबिलिटी पे करने के लिए लायबल है। उसके बाद हमारे पास आता है डिफरेंस क्या होता है ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर, ठीक है। सबसे पहला है स्टेटस, नॉट अ लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप जो है ट्रेडिशनल पार्टनरशिप, उसमें किसी भी तरह की लीगल एंटिटी नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक लीगल एंटिटी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने चाहिए होते हैं, ट्रेडिशनल वाले में तो 50 पार्टनर्स मैक्सिमम चाहिए होते हैं, लेकिन LLP वाले में कोई भी लिमिट नहीं है, कितने भी पार्टनर्स ज्वाइन कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर। उसके बाद है लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स जो है यहाँ पर जॉइंटली लायबल होते हैं, ठीक है। सारी जितनी भी लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, तो वो जॉइंटली लायबल होंगे, लेकिन यहाँ पर वो उतने तक के लिए ही लायबल होंगे जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता, लेकिन LLP का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। फिर नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी। यहाँ पर जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप है उसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते उसकी ऑनरशिप को, लेकिन LLP के अंदर जो ऑनरशिप है उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज़ डिपेंडेंट ऑन द पार्टनर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अगर डिसोल्यूशन हो रहा है या किसी भी तरह से डेथ हो गई है पार्टनर की, उसकी वजह से डिसोल्यूशन हो रहा है, तो उस केस में यहाँ पर उसके एग्जिस्टेंस पर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन LLP के एग्जिस्टेंस पर इफेक्ट नहीं पड़ता किसी भी तरह से। पार्टनर्स की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता, कोई भी पार्टनर आए जाए LLP को फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको सिर्फ फ़र्क पड़ता है अगर ये अपनी तरफ से वॉलंटरी डिसोल्यूशन कराना चाहती है। अगर उसका कोर्ट का कोई ऑर्डर आया है तो उसको फ़र्क पड़ेगा, तब उसकी फर्म डिसॉल्व होगी, या फिर वो अपनी खुद की मर्ज़ी से करा रही है, वॉलंटरी डिसोल्यूशन करा रही है, तो उस केस में यहाँ पर फर्म के एग्जिस्टेंस पर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तब पड़ता है जब पार्टनर्स की वजह से भी हो रहा हो। बाकी और अदर फैक्टर्स जो इसमें आते हैं वो फैक्टर्स इसमें भी हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है फाइलिंग ऑफ एनुअल रिपोर्ट। किसी भी तरह की यहाँ पर ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है कि आप अपनी फाइल जो है एनुअल रिपोर्ट की, जो एनुअल रिपोर्ट है उसको आप अपने रजिस्ट्रार ऑफिस पर सबमिट कराएं। लेकिन यहाँ पर आपको ज़रूरत है LLP के अंदर कि आप अपनी एनुअल स्टेटमेंट्स जो हैं वो सबमिट कराएंगे। एनुअल स्टेटमेंट के अकाउंट्स, आपकी सॉल्वेंसी का देखा जाएगा, जो भी सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट्स होंगे कि आपकी कंपनी सॉल्वेंट है या नहीं है, और एनुअल रिटर्न जो भी है वो सारी की सारी रजिस्ट्रार के पास सबमिट होगी हर साल, ठीक है। उसके बाद है नेम में भी नो अप्रूवल इज़
नेसेसरी फॉर यूजिंग नेम। यहाँ पर कोई भी आप नेम रख सकते हैं अपनी फर्म का, यहाँ पर किसी भी तरह की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन LLP में आपको सबसे पहले रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराना पड़ेगा अपना नाम, और उसकी अप्रूवल चाहिए होगी। वो जब अप्रूव कर देगा उस नेम को, तो उसके बाद आप अपना फर्म का नाम रख सकते हैं। और फर्म के नाम के आगे आपने एक सफिक्स लगाना है, यानी कि एक वर्ड लगाना है LLP, ठीक है। उसके बाद है माइनर पार्टनर। यहाँ पर जो है माइनर पार्टनर बन सकता है ट्रेडिशनल फर्म्स के अंदर, लेकिन LLP के अंदर माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता। बेनिफिट लेने तक के लिए भी पार्टनर वो नहीं बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। यहाँ पर जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म्स हैं वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को अवेल कर सकती हैं। किन किन सेक्शंस के अंदर? सेक्शन 44 AD और सेक्शन ADA और सेक्शन 44 AE ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन यहाँ पर जो LLP हैं वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को अवेल नहीं कर सकती हैं। कौन कौन से सेक्शंस के अंदर? सेक्शन 44 AC और सेक्शन 44 AD ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। फिर नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। सो पहला है कि टैक्सेशन के बेसिस पर क्या है, आपको टैक्स पे करना है। तो यहाँ पर एक फर्म जो है वो सेक्शन 184 की अगर कंडीशंस को फुलफ़िल करती है तो उस केस में क्या होगा, और अगर वो सेक्शन 184 की कंडीशंस को वो फुलफ़िल नहीं करती है तो उस केस में क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि फर्म अगर सेक्शन 184 की कंडीशंस को पूरा करती है तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। एक फर्म अगर फुलफ़िल करती है सेक्शन 184 की कंडीशंस को, तो उस केस में वो फर्म जो है डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट की डिडक्शन लेने के लिए लायबल हो जाती है, यानी कि उसको जो है डिडक्शन मिल जाएगी टू अ पार्टनर, वो क्लेम कर सकती है, ठीक है। जो भी इंटरेस्ट वो पार्टनर को दे रही है या कोई रेम्यूनरेशन दे रही है, चाहे वो सैलरी की फॉर्म में दे रही है, चाहे वो बोनस की फॉर्म में दे रही है, कमीशन की फॉर्म में दे रही है या रेम्यूनरेशन की फॉर्म में दे रही है, तो उस केस में उसको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। वो डिडक्शन को क्लेम कर सकती है अगर वो सेक्शन 184 की कंडीशंस को पूरा करती है, ठीक है। और वर्किंग पार्टनर्स को मिलती है, यहाँ पे नॉन वर्किंग पार्टनर्स को नहीं मिलेगी। मतलब नॉन वर्किंग पार्टनर्स को अगर वो सैलरी वगैरह देते हैं तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलती है। यहाँ पर इसके रिगार्डिंग कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि सेक्शन 40B के अंदर दे रखी हैं, तो वो हम अभी आगे करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि वो कंडीशंस क्या हैं जो कि सेक्शन 184 के अंदर गिवन है, जिसको फर्म को फुलफ़िल करना होगा डिडक्शन को क्लेम करने के लिए। सो सबसे पहला है, जो पार्टनरशिप फर्म है उसके पास एविडेंस होना चाहिए, एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए राइटिंग में, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। कि पार्टनरशिप डीड में सब लिखा होता है कि उसके जो पार्टनर्स हैं उसका नाम क्या है, उनका एड्रेस वगैरह क्या है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, किस तरह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनके बीच में बटेगा। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, पार्टनरशिप डीड के अंदर। तो उनके पास ये एक रिटन इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि जो पार्टनरशिप डीड है वो ये स्पेसिफाई करे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच में क्या है। फिर थर्ड है, एक सर्टिफाइड कॉपी उनके पास होनी चाहिए उस इंस्ट्रूमेंट की जिस पर सारे के सारे पार्टनर्स ने साइन किया हो। जिसमें कौन से पार्टनर ने साइन ना किया हो, माइनर ने ना किया हो, यानी माइनर को हम पार्टनर नहीं मानते हैं एज जो फर्म है उसके अंदर, बस उसको बेनिफिट के लिए पार्टनर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपने और क्या सबमिट कराना है, ये जो सर्टिफाइड कॉपी है इसको सबमिट कराएंगे, साथ ही साथ फर्स्ट रिटर्न ऑफ इनकम को भी सबमिट कराएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, इन केस अगर चेंज हो जाता है फर्म के अंदर, किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ है या पार्टनर के शेयर्स में चेंज हुआ है, जो कि प्रीवियस ईयर में अलग था इस टाइम अलग है, तो उस टाइम पर जो भी सर्टिफाइड कॉपी होगी रिवाइज्ड इंस्ट्रूमेंट की, यानी रिवाइज्ड पार्टनरशिप डीड की, तो वो कॉपी आपने सबमिट करानी होगी। और वो कॉपी के ऊपर साइन होंगे, उस सर्टिफिकेट के ऊपर साइन होंगे सारे पार्टनर्स के, जिसमें माइनर के साइन नहीं होंगे। और साथ ही साथ फिर से आपको अपनी जो असेसमेंट ईयर की रिटर्न ऑफ इनकम है उसको भी सबमिट कराना होगा, यानी फाइल कराना होगा। उसके बाद अगर किसी भी तरह का डिफ़ॉल्ट हो जाता है, कंपाइलिंग विद द अबव प्रोविजन, अगर अबव प्रोविजन में किसी भी तरह का अगर कोई फर्म नहीं करती है, जैसे मान लो उसने पार्टनरशिप डीड के अंदर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखी है, या फिर उसका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ था फर्म का और उसने फिर उसकी कॉपी दोबारा सबमिट नहीं करी है, तो उस केस में द फर्म विल बी असेस्ड एज अ फर्म विदाउट
डिडक्टिंग इंटरेस्ट एंड सैलरी टू पार्टनर्स, यानी उस केस में उसको किसी भी तरह की डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब कुछ रेस्ट्रिक्शंस थी हमारे अंडर सेक्शन 40B, तो उसको हम करेंगे। तो अंडर 40B के अंदर उनको कुछ, अगर उनको डिडक्शन लेनी है तो उसके लिए उनको कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा। डिडक्शन को क्लेम करने के लिए कौन कौन सी डिडक्शन मिलती हैं? इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन अगर पार्टनर को दिया जा रहा है। इंटरेस्ट टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देने के टाइम पर सबसे पहली बात इन्होंने ये बोली है कि वर्किंग पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाएगा तो ही डिडक्शन मिलेगी, नॉन वर्किंग पार्टनर्स को दिया जा रहा है तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी ऑथोराइज्ड बाय द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अंदर ऑथोराइज्ड होना चाहिए कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की जा रही है, यानी कि ये नहीं कि आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं लेकिन आपकी पार्टनरशिप डीड आपको इतना ऑथराइज नहीं करती है कि आप इंटरेस्ट पे करें, तो पहले से ही उसमें लिखा होना चाहिए। अगर उसमें नहीं लिखा हुआ है तो उस टाइम पर आपको उसका चेंज कराना होगा, ठीक है। उसके बाद है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 12% होना चाहिए। अगर उससे एक्सीड हुआ तो उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, अप टू 12% तक की ही डिडक्शन मिलती है फर्म को। नेक्स्ट है, अगर कोई पर्सन पार्टनर है फर्म के अंदर ऑन अ बिहाफ और फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी अदर पर्सन, देन एनी इंटरेस्ट अगर पे किया जा रहा है, मान लो कि आपको किसी एक पर्सन की ज़रूरत थी, आपने बोला कि ये मेरा पार्टनर है फर्म का, लेकिन वो एक्चुअल में पार्टनर नहीं था, उसके बाद बस बेनिफिट के लिए किया जा रहा है, तो उस केस में उसकी जो भी आप इंटरेस्ट पे करेंगे तो उसकी डिडक्शन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। अगर इंटरेस्ट पे किया जा रहा है किसी भी पार्टनर को ऑन बिहाफ और फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर पर्सन, देन सच इंटरेस्ट इज डिसअलाउड अंडर दिस सेक्शन, वही बात है बार बार रिपीट की हुई है। उसके बाद इफ़ द फर्म रिसीव्स, अगर जो फर्म है वो रिसीव करती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फ्रॉम द पार्टनर्स, देन ये जो है टैक्सेबल होगी फर्म के लिए। फर्म अगर रिसीव करेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो उस केस में फर्म के लिए टैक्सेबल होगी, इसकी किसी भी तरह की डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है मेन, कि यहाँ पर अगर किसी पार्टनर को किया जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में जो माइनर पार्टनर है वो भी तो बेनिफिट के लिए आता है फर्म के अंदर, तो उस केस में उसको भी जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो क्या होता है, मतलब डिसअलाउड नहीं होता, मतलब डिसअलाउड हो जाता है, अलाउड नहीं होता, ठीक है, उसकी डिडक्शन नहीं मिलती। बस इन दोनों में ये थोड़ा बहुत डिफरेंस था। बाकी रेम्यूनरेशन क्या है, रेम्यूनरेशन आपको अलाउड होगी अगर आप वर्किंग पार्टनर्स को देंगे, स्लीपिंग पार्टनर्स को अगर आप दे रहे हैं और या फाइनेंसिंग पार्टनर्स को दे रहे हैं तो उस केस में रेम्यूनरेशन की डिडक्शन आपको अलाउड नहीं होगी। वर्किंग पार्टनर कौन होता है? वो पर्सन जो कि एक्टिवली इंगेज्ड है, सारे के सारे बिजनेस और प्रोफेशन जो भी कंडक्ट किया जा रहा है फर्म के अंदर उसमें वो एक्टिवली सारा का सारा काम करेगा। स्लीपिंग पार्टनर्स क्या होते हैं? नाम के लिए पार्टनर्स होते हैं लेकिन वो कोई भी काम नहीं करते हैं, किसी भी तरह की मीटिंग्स को भी अटेंड नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन मस्ट बी ऑथोराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के द्वारा ऑथोराइज्ड होनी चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो भी पार्टनरशिप डीड के अंदर टर्म्स लिखी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए इंटरेस्ट या रेम्यूनरेशन। इफ़ अगर वो प्रोविजंस नहीं हैं तो डिडक्शंस अलाउड नहीं होगी। उसके बाद इट शुड बी रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ एक पीरियड होगा, उतने पीरियड तक के लिए वो रिलेटेड होनी चाहिए। अगर कोई अनदर पीरियड है तो उस अनदर पीरियड की डीड बनानी होगी और उसके अकॉर्डिंग ही उसको देना होगा। उसके बाद है रेम्यूनरेशन जो है परमिशेबल लिमिट्स के अंदर होनी चाहिए, यानी यहाँ पर जितना भी आप अमाउंट एक्चुअल अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन पे करेंगे और अमाउंट अंडर सेक्शन 40B के अंदर जो आप कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों में से जो भी लेसर वाला अमाउंट होगा उसी की डिडक्शन आपको यहाँ पर मिलेगी। अब अंडर सेक्शन 40B के अंदर कौन सा अमाउंट निकल कर आता है, कैसे निकालेंगे उसको? सबसे पहले आपने क्या लेना है, 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट का 3 लाख लोगे, ठीक है, उस पर 90% ऑफ बुक प्रॉफिट या 150,000 और मोर, ठीक है। फिर ऑन बैलेंस के ऊपर, बुक प्रॉफिट के बैलेंस के ऊपर कितना होगा,
60% ऑफ बीपी, जितना भी टोटल अमाउंट आएगा अंडर 3 लाख और ऑफ बुक प्रॉफिट एंड अंडर द बैलेंस ऑफ बुक प्रॉफिट, देन उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेम्यूनरेशन जितना भी आपने पे किया होगा और जो भी लेसर होगा उसको चूज़ कर लेंगे। अब बुक प्रॉफिट क्या होता है? बुक प्रॉफिट का मतलब होता है जो भी प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया है बिना इंटरेस्ट दिए, बिना रेम्यूनरेशन दिए, और इंटरेस्ट कितना ना दिए 12%, क्योंकि 12% तक डिडक्शन अलाउड हो जाती है, 12% के बाद की क्योंकि डिडक्शन अलाउड नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं कि किस तरह से आप बुक प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। तो पहला है प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। P&L अकाउंट के अंदर जो भी प्रॉफिट आपको गिवन होगा आपने वो ले लेना है। उसके अंदर आपने सैलरी ऐड करनी है अगर उसको डेबिट किया हुआ है पहले से, और एडजस्टमेंट करनी है उन एक्सपेंसेस की जो कि अलाउड हैं या डिसअलाउड हैं एज पर सेक्शन 28 to 44D। इफ़ एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑफ अदर हेड, अगर आपको किसी भी तरह के एक्सपेंसेस या इनकम दे रखी है अदर हेड्स की और उनको डेबिट कर रखा है तो आपने ऐड बैक कर देना है, ठीक है। उसके बाद नोट में है कि जो भी रेम्यूनरेशन अलाउएबल है ओनली टू वर्किंग पार्टनर्स, जितनी रेम्यूनरेशन है वो वर्किंग पार्टनर को अलाउ होगी एज पर सेक्शन 40B क्लॉज 3rd, बट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नॉट एक्सीडिंग, यानी उन्हीं को अलाउ हो जाएगी वर्किंग पार्टनर को, लेकिन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी 12% तक ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, चाहे वो वर्किंग है चाहे नहीं है। किसी भी तरह की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर फर्म चार्ज कर रही है अपने पार्टनर से तो वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी फर्म की। ये जो है आपकी इट शॉल नॉट बी एडजस्ट अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो वो पे कर रही है उससे एडजस्ट नहीं की जाएगी, बिजनेस इनकम मानी जाएगी। जितने भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज होते हैं वो डिडक्टेबल नहीं होते हैं जब भी आप बुक प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, और जितनी नॉन बिजनेस इनकम्स होती हैं और नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस होते हैं उनको भी कंसिडर नहीं किया जाएगा जब बुक प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट केस आता है कि अगर जब फर्म जो है अगर वो सेक्शन 184 की कंडीशंस को पूरा नहीं करती है तो उस केस में जितना भी अमाउंट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फर्म पे करेगी पार्टनर्स को वो डिसअलाउड होगा, उसकी डिडक्शन वो क्लेम नहीं कर सकती। अगर वो किसी तरह का रेम्यूनरेशन भी पे कर रही है तो उसकी डिडक्शन भी वो क्लेम नहीं कर सकती है। और जो अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट शॉल नॉट बी एडिड इन द इंडिविजुअल इनकम ऑफ द पार्टनर्स, इंडिविजुअल इनकम ऑफ द पार्टनर्स यानी पार्टनर्स की इंडिविजुअल इनकम में भी उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। सो आज हम यहीं तक का ही टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।